यार वीडियो लाइक नहीं करते तुम लोग, देख के चले जाते हो। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, सो स्टार्ट करते हैं। सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब मैच करने वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ और एफपीओ ओएफएस क्या होता है। सो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा स्टॉक मार्केट के अंदर कि आईपीओ क्या होता है। सो आईपीओ होता है बेसिकली, उसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। आपने सुना होगा कि एलआईसी अपना आईपीओ लेके आ रही है, पेटीएम अपना आईपीओ लेके आ रहा है, और 2020 में भी आईपीओ आया था एसबीआई कार्ड। सो जैसे कि आईपीओ अपना लेके आई थी, एसबीआई कार्ड्स अपना आईपीओ लेके आया था, तो उसके डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। सो उसमें क्या था, आईपीओ डेट उसका था 2 मार्च 2020, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2 मार्च 2020 से लेके 5 मार्च 2020 तक का था। और लिस्टिंग डेट कब की थी, 16 मार्च 2020 की। फेस वैल्यू 10% पर शेयर का था, और प्राइस कितना था 750 रुपीज़ से लेके 755 रुपीज़ तक का उसका प्राइस था। लॉट साइज कितना था, 19 शेयर्स का था। टोटल इशू साइज कितना, एम्प्लॉय डिस्काउंट ऑन पर शेयर, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैं हालांकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और नेक्स्ट वाले में लिखा है, मतलब इसमें भी वही बेसिक डिटेल लिखी हुई, जैसे कि ओपनिंग डेट कब की थी, क्लोजिंग डेट कब की थी, बेसिक अलॉटमेंट कब का था, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 13 मार्च का, ऐसे मतलब सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमेट, लिस्टिंग डेट 16 मार्च। बेसिकली ये जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स है उसका मतलब क्या है कि अगर आपका अलॉट नहीं हो पाएगा, आपका शेयर्स जो है अलॉट नहीं हो पाएगा, तो वो हो जाएगा, मतलब कि उसकी भी एक डेट लिखी होती है। हालांकि इसमें क्या था कि जैसे ओपनिंग डेट 2 मार्च की है 2020 की, और क्लोजिंग डेट कब की है 5 मार्च 2020 की। बेसिक अलॉटमेंट कब तक का था, 11 मार्च 2020 तक का। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स कब का है, मार्च 12 2020। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका अलॉट नहीं हो पाएगा, 11 मार्च 2020 को नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि आपका रिफंड जो है अगले दिन ही मिल जाएगा। जो भी आपका अलॉट का रिफंड है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था इसमें, वो रिफंड मिल जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोनों का, ठीक, आप देख लेना। सो हाँ, ये तो हो गया आईपीओ। अब हम बात करते हैं एफपीओ। एफपीओ का पहले तो आप फुल फॉर्म जान लो, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सो हम बात करते हैं एफपीओ क्या। एफपीओ आता है फॉर एडिशनल कैपिटल रेज करने के लिए। कंपनी क्या करती है कि वो अपने शेयर्स को वो करना चाहती है, मतलब अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है, तो वो एफपीओ लेके आती है कंपनी, ठीक। इसका एक रूल है कि जो भी कंपनी एफपीओ लेके आएगी उसको लिस्टेड होना होगा स्टॉक एक्सचेंज में। कंपनी लेके आ सकती है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए भी। सो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी की वैल्यू है 100 रुपीज़, और उसने अपना इक्विटी अमाउंट रखा है, स्टॉक का अमाउंट रखा है 10 रुपीज़। फिर हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। सो आपका कितना निकल के आ जाएगा, परसेंटेज, इक्विटी परसेंटेज 10% ओनरशिप ऑफ इक्विटी परसेंटेज आपका दिख रहा है। सो अगर वही कंपनी को क्या करना होगा कि जो उसकी कंपनी की वैल्यू है उसको 100 से 200 करनी होगी, तो वो क्या करेगी, कंपनी एफपीओ लेके आएगी। अब हम इसको समझते हैं, जब कंपनी एफपीओ लेके आई तो क्या होगा ये कि कंपनी का अमाउंट 100 से 200 हो जाएगा, ठीक। स्टॉक अमाउंट था 10 रुपीज़। सो आप तो 10% इक्विटी के मालिक, अब हो गया अमाउंट 200। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन में ये आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। सो आपका अमाउंट कितना निकल गया, 5%। सोचो आपका इक्विटी अमाउंट जो भी था, इक्विटी ओनरशिप आपकी थी 10% की, वही जब एफपीओ आया तो उसके बाद कितना हो गया, गिर के कितना हो गया 5% तक का ये हो गया। सो इसे ही हम कहते हैं इक्विटी डायलेशन। अब बाय चांस डायलेशन नहीं आता, व्हाट इफ अगर डायलेशन हम हटा दें, सो उसमें क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से अमाउंट ग्रैब करेगी, मतलब उनके सामने ऑफर रखेगी अपने स्टॉक्स की। अब उसमें क्या होगा, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, हमें अपना 10% इक्विटी ओनरशिप मेंटेन रखने के लिए कितना और लगाना पड़ेगा। अब जबकि अमाउंट 200 हो चुका है, तो हमें और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो इक्विटी ओनरशिप है वो 10% रहे। सो वो अभी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। सो क्या आ गया आंसर हमारा, 20 रुपीज़ आ गया। भाई हम तो 10 रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके थे पहले, अब हमें और कितना इन्वेस्ट करना होगा, 10 प्लस 10 और इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके हमारी जो है इक्विटी ओनरशिप 10% मेंटेन रहेगी। अब ये तो हमने समझ लिया कि एफपीओ क्या होता है, एफपीओ हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं एफपीओ के रूल्स क्या है, मतलब जानते हैं कि एफपीओ के रूल्स क्या है। तो रूल्स ये हैं कि जब भी कोई कंपनी एफपीओ लेके आएगी तो उसको लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। जो भी एफपीओ के थ्रू फंड्स होगा उसे कंपनी के 5 टाइम्स कंपनी के नेटवर्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
क्लियर? मेजर पोर्शन फिक्स्ड होना चाहिए किसके लिए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। वो क्यों? क्योंकि इनके पास स्टेबिलिटी एंड कैपेसिटी ज़्यादा होती है इन द कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। स्टॉक के उतार चढ़ाव को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। व्हाट इफ अगर ये मेजर पोर्शन फिक्स्ड होता है किसके लिए? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, तो क्या होता? तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते एफपीओ के बाद सारे शेयर्स सेल हो जाए, एग्रेसिवली सारे शेयर्स सेल हो जाए। सो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता? शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट ये पड़ता, मतलब इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट पड़ता हमारे शेयर्स पे, मतलब कि उतार चढ़ाव। एग्जांपल दे दूँ आपको, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है अगर इमीडिएटली हमारे बिजनेस प्रोडक्ट में कोई चेंज आता है तो हमें एफपीओ का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे बिजनेस प्रोडक्ट में कोई चेंज आता है तो हमें मनी की जरूरत पड़ेगी, तो हम एफपीओ ला सकते हैं, मतलब कंपनीज एफपीओ ला सकती है। एक ये फैक्टर होता है कि क्या होगा कि हैवी फंड्स की दिक्कत आएगी। अब वो दिक्कत आएगी तो इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट पे। मान सकते हो कि होल्डिंग एंड डिवाइडेंड टाइप का कुछ इफेक्ट पड़ेगा। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ओएफएस की। ओएफएस का फुल फॉर्म आप जान लो। ओएफएस का फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल। जब भी कंपनी प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने लाते हैं, सो उसे हम कहते हैं ओएफएस। 2012 के बाद नॉन प्रोमोटर्स के लिए भी ये चीज अवेलेबल हो गई। अब बात करते हैं ओएफएस के रूल की। ओएफएस की फैसिलिटी को वही इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं जिनके पास कंपनी की 10% कैपिटल है, वही इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर इसमें ये है कि वही कंपनीज इसमें ओएफएस का यूज कर सकती हैं जिनके पास स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 200 की रैंक में आती है, वही कंपनीज इसको यूज कर सकती हैं। कौन सा फॉर्मूला को यूज करके आती है आपको तो पता चली होगा, 2 वीडियो में बोल चुका हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इनको आना होगा स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 200 रैंक में, तभी ये यूज कर सकती हैं ओएफएस का। ठीक। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। और दूसरा फैक्टर हमारा ये बोलता है प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपने हिस्से की ही शेयर होल्डर्स को सेल कर सकते हैं। पब्लिक नीड मिनिमम 25% शेयर होल्डर्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस। अब आईपीओ के लिए क्या जाता है? आईपीओ का पर्पस क्या लाने के लिए? आपको पता है कि जब भी कैपिटल रेज करने के लिए आईपीओ होता है, कैपिटल रेज करने के लिए। और एफपीओ किस लिए लाया जाता है? सेम, वो भी कैपिटल रेज करने के लिए, कंपनी को कारोबार अपना आगे बढ़ाना रहता है, तो एफपीओ लेकर आता है। क्या पर्पस है लाने का ओएफएस? ओएफएस में ये है कि वो बनाई उस चीज के लिए ना कि प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स स्टॉक्स को पब्लिक के सामने रख सके। अब हम बात करते हैं टाइमिंग की। कोई भी कंपनी जब पहली बार अपने स्टॉक्स को पब्लिक के सामने रखती है, सो उसे हम क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। एफपीओ में कब आता है? बाद में आता है। और यही सेम चीज लागू होती है एफपीओ में भी। और ओएफएस में एनी टाइम में, कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा ये आता है कि प्राइस डिस्कवरी। आईपीओ में प्राइस डिस्कवरी किसके बेस पे होती है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा, मतलब कि बोली लगा के। सेम यही चीज बुक बिल्डिंग प्रोसेस एफपीओ में भी यूज होती है। ओएफएस में ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज नहीं होता क्योंकि उसमें प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स खुद ही डिसाइड करते हैं प्राइस को। नेक्स्ट हमारा आता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो आईपीओ में क्या है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स? सेबी अप्रूव्ड होना चाहिए। सेबी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो अप्रूव्ड होना चाहिए। ओएफएस में इसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायल्यूशन की। डायल्यूशन का मतलब आपको पता है? ओनरशिप परसेंटेज चेंजिंग, इसका मतलब होता है। क्या रूल है? मतलब आईपीओ में ये होता है? नहीं, आईपीओ में नहीं होता क्योंकि आईपीओ लाया ही पहली बार जाता है। और एफपीओ में क्या होता है? एफपीओ में लाया जाता है, जैसे कि हमने एग्जांपल से समझा था। लेकिन कभी वो तब आएगा जब कंपनी जो है न्यू इन्वेस्टर से पैसे लेती है, और जब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से, तो इसमें डायल्यूशन का कोई बात नहीं होता। मतलब इसमें दोनों चांसेस है, इक्विटी डायल्यूशन होता भी है, नहीं भी होता है। और ओएफएस में होता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस मैंडेटरी है आईपीओ में, एफपीओ में भी मैंडेटरी है, और ओएफएस में नहीं। सो आज की वीडियो में तो इतना ही। आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, ओएफएस क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये सारी चीजें क्लियर हो रही। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।